साहित्य निधि में आज सुनिए हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय लेखिकाओं में से एक मृदुला गर्ग की लिखी हुई कहानी वो दूसरी। हर इंसान की जिंदगी में 3 औरतें आती ही आती हैं, माँ, नानी और दादी। मेरी बदकिस्मती कि मैंने नानी दादी को न जाना। मेरे माँ बाप की शादी होने से पहले ही दोनों चल बसी। मेरा वजूद तक उन्हें कबूल न रहा। नाना ने दोबारा शादी नहीं की, इसीलिए नानी की जगह नानी की याद ने ले ली। माँ बराबर उनकी कहानी मुझे सुनाती रही और यूं उनकी शख्सियत के तिलिस्म को जिलाए रखा। एक मैं थी, उल्टी खोपड़ी वाली, सुनती नानी की और सोचती दादी की, जिन्हें माँ ने क्या मेरे बाप ने भी देखा न था। उन्हें जन्म देते ही वे चल दी थीं। माँ ने जब मेरे पिता को जाना तो पार्श्व में दूसरी थी। ठीक समझे आप, दादी को मरे साल भी ना हुआ था कि दादा ने दूसरी शादी कर ली थी। मैंने दादी की तरह जिन्हें जाना वही दूसरी थी। ना, हम उन्हें दूसरी कहकर नहीं पुकारते थे। वही दिवंगत दादी को मुसलसल पहली कहकर खुद को दूसरी बनाए रखती थी। कभी कभार जब माँ नानी को छोड़ दादी पर आती तो जिक्र दूसरी का रहता, पहली का नहीं। दरअसल पहली के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी उन्हें थी, दूसरी की मार्फत ही हासिल हुई थी। माँ बतलाती रही थी कि जब वे बहू बनकर उनके घर आईं तो अगवानी में सास नहीं, सास की जेठानी को खड़े पाया। बड़े लाड़ चाव से उन्होंने बहू को देहरी पार करवाई और लंबी सांस भरकर कहा, आज वो होती तो कितना खुश होती। वैसे खुश ये भी कम नहीं, पर अरे ओ छोटी। उनके पुकारने पर अचानक ऊंचे सुर में गाई जा रही गजल थम गई। माँ के कानों में उस फड़कती गजल के बोल बाहर बारजे में ही पड़ गए थे, पर उसका दूर का भी ताल्लुक उनकी सास से हो सकता है, सोचा न था। अब देखा कि एक औरत जो तौर तरीके से किसी सूरत मानुमा नहीं थी, अधूरा काम छोड़ने की कसमसाहट के साथ फर्श से उठ खड़ी हुई है और ताया सास कह रही हैं, अब बहू यही तुम्हारी सास है। उस औरत ने उनके पास आने या उन्हें अपने पास बुलाने की पहल नहीं की। वहीं से हाथ उठाकर आशीष दी, कहा, पहली होती तो आज कितना खुश होती, दूधो नहाओ पूतो फलो। कहते ना कहते वे वापस फर्श पर थीं और छूटी गजल पकड़ने की गरज से हारमोनियम सहेज रही थीं। कुछ ही देर में कमरा दोबारा गजल की गिरफ्त में था। खुरदुरी पर पुरसोज आवाज में गाई जा रही गजल में कुछ ऐसी आशिकाना तलब थी कि मुजरे का समा बंध गया था। असमंजस में भरी माँ उन्हें ताकती खड़ी रह गई थीं। आगे बढ़कर पांव छूने का ख्याल भी जहन में नहीं आया था। ताया सास ने ज्यादा वक्त दिया भी नहीं था। वहां से थाम कर रस्में पूरी करवाने कमरे के दूसरी तरफ ले चली थी। वो औरत उसी तरह सुरों का भरपूर उठान देकर ऊंची आवाज में गाती रही थी। उसे घेरे जो 5-6 औरतें बैठी थीं, उन्होंने भी उठकर बहू के पास आने की कोशिश नहीं की थी। उनमें से एक को दिखलाकर ताई ने इतना जरूर कहा था, वो तिल्ले के काम की जो हरी साड़ी में है, मेरी भांजी है बिट्टू। तुम जानो जैसी बहन की जाई वैसी मेरी। पर उसे पास नहीं बुलाया था। वो ढोलकी लिए बैठी थी, पर फिलहाल थाप नहीं दे रही थी। शायद गजल के सुर उसकी पकड़ के बाहर हो गए थे। कुछ देर बाद संभाल पाए शायद। मुंह दिखाई को औरतें आती होंगी, तुम बैठ लो। ताया सास ने माँ को टकोरा था। माँ पीढ़े पर बैठ गई थी, पर उनका मन पूरी तरह जोम पर आ रही गजल में टका था। यहां तक कि आने वालियों की काइयां नजरों और बेलौस फिक्रों की बाबत सोच पशेमा होने का भी ख्याल न आया था। उस वाकये का मुझसे बयान करते हुए माँ दोबारा उसी मोहपाश में बंध गई थी। कहा था, तब मेरी समझ में नहीं आया था कि जैसे जैसे गजल उठान पर आ रही थी, उनकी खरखरी आवाज में जो कामुकता पैदा हो रही थी, उसके बारे में यह तय करना क्यों मुश्किल था कि वो मर्दाना है या औरतनुमा, यानी वो मर्द को आसक्त करेगी या औरत को। अब तो खैर जान गई हूं कि कामुकता ऐसी कयामती चीज है जो मर्द औरत को यकसा लुभाती है। तब नहीं जानती थी। तभी नीचे से बाकायदा मर्द की मर्दाना आवाज गूंजी थी, उससे कहो धीरे गाए।
उन्होंने एकदम गाना बंद नहीं किया होगा, करना मुमकिन नहीं था। बंदिश में सहज रूप से वक्फा आया होगा, इसीलिए पहले से कहीं धीमी आवाज में कहा गया अगला फिक्रा साफ सुनाई पड़ गया। रंडियों के मोहल्ले की है ना तभी। आगे का जुमला कई मर्दों की मिलीजुली हंसी में खो गया। कहने वाला भी नाराज कम, चुहलबाज ज्यादा लगा। सास ने बीच बोल गजल रोक दी, हारमोनियम भी, पर लज्जित या अपमानित वे नहीं दिखी। माँ ने अचरज के साथ देखा था। उनके चेहरे पर एक नखरीली मुस्कान तैराई है, जैसे कई बार का सुना आशिकाना जुमला फिर सुना हो। उनके बजाय माँ पर्याप्त लज्जित अपमानित होली थी। चेहरा लाल हो गया था, माथे पर पसीना चुहचुहा आया था। सास से अनदेखा न रहा होगा। उन्होंने हंसकर कहा था, इनका तो हमेशा का एक ही बोल। तभी औरतें आनी शुरू हो गई थीं। जो आई उसने ये जरूर कहा, आज वो होती तो कितना खुश होती। हर बार दूसरी ने हंसकर जोड़ा, ना हो पहली जिठानी जी तो हैं। 4-5 बार हो लिया तो ताई ने याद दिलाया, तू भी तो है छोटी। हाँ, वो खिलखिला दी थी, मैं तो हूं ही पहली की जगह। माँ को पूरा व्यापार खासा अटपटा लगा था। बाद में रफ्ता रफ्ता दूसरी ने काफी बातों का खुलासा कर दिया था। रंडियों के मोहल्ले के बारे में माँ की जिज्ञासा सबसे ज्यादा थी, पर मुंह खोलकर उस बदनाम बस्ती का नाम लेना नामुमकिन था। इंतजार ही कर सकती थी कि दूसरी खुद बात छेड़े। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था। दूसरी को बोलने बतियाने से गुरेज न था, खूब तफसील से बतलाया था। मैं ठहरी गरीब घर की लड़की, इकलौती तो क्या लड़की और गरीब घर की। रंडियों के मोहल्ले के पिछवाड़े रिहाइश थी अपनी। शाम ढले उस मोहल्ले में मुजरा जमता तो वो गजल उठान भरती कि सुनो तो गश खा जाओ, दीन दुनिया की सुध न रहे। एक बात कहूँ बीबी, जेठानी जी से न कहियो। पास में मंदिर भी था अपने गरीब खाने के, वहाँ भी शाम सवेरे कीर्तन हुआ करे था। एक से एक भजन गाए जाते थे, पर उन लोगों की गजलों के पासंग न ठहरे कभी भी। गजलों की क्या कहूँ बीबी, बोल ऐसे कि पांव थिरक उठें। पर बीबी, मैं जो एक दिन नाची हूँ, मैंने कुछ किया तो ये कि उनके सुर में सुर मिलाकर गा दिया। आप से आप कैसी ऊंची बेझिझक आवाज में गाया करे थी वे कि गली पार कर एक एक बोल यूं साफ कानों में उतरे कि जस का तस उचार लो। वही किया करती थी मैं। जितना ऊंचा वे गाएं उतना मैं। किस्मत मेरी ऐसी बलवती कि मेरी माँ बेचारी ऊंचा सुने करे थी। उस गरीब ने तो कभी ठीक से उन्हें ना सुना तो मेरी क्या बिसात। जान ही ना पाई कितना ऊंचा बोल उठा लिया मैंने। बाप भी मेरा कम बेचारा ना था। गरीब हमारी अपनी रोटी का जुगाड़ करने देर रात तक जाने कहाँ कहाँ सिर फोड़ता फिरे था। घर पर रहता तब न टोका टोकी करता। मैं इतनी बेवकूफ़ भी ना थी कि उसके घर रहते रियाज करती। रियाज और सुनो, वे बेसाख्ता हंस दी थी और काफ़ी हंस लेने के बाद हारमोनियम लेकर बैठी थी। कुछ दिनों के अंतराल के बाद बीच में छूटी कहानी फिर शुरू हुई थी। जब बाबूजी तुम्हारे पहली के इंतकाल के बाद दूसरी की खोज में निकले और हमारे गरीब खाने पहुंचे तो सबने जाना कि मैं किस कदर बेवकूफ़ थी। जैसी रीत है, बाबूजी ने जब मेरे बाप से कहा बच्चों की खातिर दोबारा ब्याह करना है, गरीब घर की ही लड़की चाहिए, तो समझो वो भवसागर तर गया। मेरे इम्तिहान देने की बारी आई तो मैंने उसकी नाव क्या लुटिया ही डुबो दी बीच सागर। खुशकिस्मत था जो कंगाल ना हुआ। बाबूजी ने कहा, सुनाए ये गाना जानती है, कहिए कुछ सुनाए। लो, इन्हें कैसे खबर लग गई मेरी समझ में ना आया। बहुत बाद में सोचा उनकी आवाज़ मुझ तक पहुंची थी तो कौन जाने मेरी भी उन तक पहुंची हो। वो तो खैर बात की बात है। उस वक्त तो जैसे ही मुझसे कहा गया गाओ, मैं शुरू हो गई। वो फड़कती गज़ल गाई और इतनी ऊंची आवाज़ में कि सख्ता छा गया। सुर कुछ ज़्यादा ही ऊपर उठ गए थे। घबराहट में तुम जानो बीबी, सुजान सवार भी या तो ठिठका रह जाए या लगाम खींचनी ही भूल जाए है। फिर मैं तो, मेरा गाना सुनकर बाप की मेरे समझो कि दिल की धड़कन ही बंद हो गई। पर बाबूजी हंस दिए, बोले डंडियों के मोहल्ले की है ना, आखिर कोई बात नहीं, सीख जाएगी। क्या मतलब? आवाज़ नीची रखना सीख जाएगी या गज़ल न गाना सीख जाएगी?
मेरे बाप ने दूसरे वाला मतलब लगाया होगा। काफ़ी फटकार पिलाई मुझे, पर कितना कहता। बाबूजी ने रिश्ते से इनकार तो किया नहीं था, पर माँ मेरी शायद मुझसे भी ज़्यादा पगलैट थी। बोली, रसिया है अपना दामाद। गाना सुनते आंखें हुलस रही थीं। ऐसा नहीं है बीबी कि आवाज़ धीमी रखने की कोशिश ना की हो मैंने। कितनी तो बाबूजी की डांट डपट सुनी। एक वो थी पहली सलीकेदार, छुई मुई, सूफियानी। एक ये है गावदी और बेशहूर। और बाबूजी क्या सभी कहते रहे, कहाँ पहली कहाँ ये। तभी ना बाबूजी ने चारों बेटों को जिठानी जी के हवाले कर दिया। 2 पहली के 2 मेरे जाए। तमीज़ तहजीब सिखलानी थी ना, कि नहीं, उनके भी जो हैं यही हैं। अपना तो तकदीर ने दिया नहीं। बहन की जाई एक है जरूर, पर लड़की। एक बात है, अपनी जिठानी जी हैं बड़ी इंसाफ कायदे वाली। दिन में चाहे 20 बार कहें, जैसी बहन की जाई वैसी मेरी, पर पालते वक्त बेटों को, हाँ भतीजों को हमेशा ज़्यादा करके आंका। चारों के चारों शहर के बढ़िया स्कूल कॉलेजों में पढ़े। छोटे दोनों तो अभी पढ़ रहे हैं। बड़े भैया की नौकरी लग गई वहीं शहर में। इनकी, मेरे पिताजी की भी लग जाएगी देर सबेर। सच, उनका हक उन्हें देने में जिठानी जी ने कभी कोताही नहीं की। जेठ जी कौन अपने छोटे भाई से कम हैं। बाबूजी को तो तुम जानो, लड़कियां फूटी आंख ना सुहाती। कहा करें है ना, एक ही शुक्र है भगवान का कि लड़की ना दी। मेरी तरह गाने लगती तो बाबूजी उसका गला ही टीप देते। मेरा क्यों ना टीपा? पूछो बीवी पूछो, जवाब है मुझ पे। लाख कहते फिरें आवाज़ नीची रख, आवाज़ नीची रख, पर गज़ल सुनने की तलब उठती है बराबर। जब तब हुक्म सुनाते से बाज ना आते। अरी और रंडियों के मोहल्ले की सुना तो अपनी फड़कती गज़ल कोई। दूसरी से बोलने बतियाने में माँ को ज़बरदस्त रोमांच महसूस होता और वे डर जाती। उनके करीब जाना चाहिए कि नहीं। सास तो उन्हें किसी हाल माना नहीं जा सकता था। सास थी तो ताई, उनका साथ खूब उबाऊ और सुकूनदेह था। पिताजी भी उन्हें ताई के पास देखते तो कभी कभार पास आ बैठते, दूसरी के पास पाते तो कभी पास ना फटकते। माँ के मन में अपनी असली सास को लेकर बहुत कौतूहल था। पिताजी से पूछा उनकी अपनी माँ कैसी थी, तो बड़ा ठंडा जवाब मिला, पता नहीं, मैंने उन्हें नहीं देखा। उसके बाद उनकी चुप्पी इतनी खींची कि माँ को लगा दोनों बुढ़ा लिए। मेरी माँ वकील की बेटी थी। हर बात की तह तक पहुँचना उनका खानदानी बीमारी थी। उन्होंने कयास लगा लिया कि उनके पति अपनी माँ को उन्हें पैदा करते ही मर जाने के लिए माफ़ नहीं कर पाए थे, पर दूसरी तो अच्छी भली मुँहज़ोर जिंदा थी। उनके बारे में पूछने पर भी उतना ही ठंडा जवाब मिला था और चुप्पी उसी तरह खींची थी। माँ ने कहा था वे दूसरी को समझ नहीं पाती, क्या करें, उनके साथ वक्त गुजारें या नहीं, आखिर वे उनकी सास थीं। जवाब मिला था वे ऐसी ही हैं। फिर चुप्पी यूँ खींची थी कि लगा था वे दोनों उस दूसरी और उसके रसिया शौहर से तो ज़्यादा बूढ़े हो ही चले होंगे। इस चुप्पा चुप्पी में माँ की जिज्ञासा और बढ़ गई थी। ये भी वो समझ गई थी कि पहली के बारे में ढंग की मालूमात होगी तो दूसरी के जरिए। ताया सास समेत गांव के किसी प्राणी से पहली के बारे में पूछती तो लगता किसी देवी या अप्सरा का बखान सुन रही हैं। कहने को सबके पास बहुत कुछ था, पर वकील की बेटी मेरी जिरह प्रेमी माँ को उसमें झूठ के सिवा कुछ सुनाई न देता। कसूर उनका नहीं था। माँ ने मुझसे कहा था, मरकर इंसान इंसान नहीं रहता, नाटक का नायक या नायिका बन जाता है, जैसे मरना ही सब कुछ हो, खुद इंसान कुछ नहीं। दूसरी अकेली ऐसी शख्स थी जिसके लिए पहली मरकर भी कभी मरी नहीं थी। हाड़ मास की औरत थी। उसके कद से ऊंचा कद निकाले बराबर में खड़ी रहती थी। उन्होंने उन्हें देखा भले न था, पर उनके इंसान और मादा होने के 2 सबूत शुरू से आंखों के सामने रहे थे। उन्हें देखकर पहली की सूरत का अंदाज हो जाता होगा। सीरत का गुमान कराने को गांव के तमाम लोग थे। अपने से उनकी तुलना सुन सुनकर तस्वीर बन गई होगी। लोगों की बातों पर पूरी तरह विश्वास उन्होंने नहीं किया होगा, इतनी भोंदू नहीं थी, पर इतना मान लिया होगा कि पहली उनसे ठीक उलट थी। अपने से उलट की कल्पना करने में कष्ट जितना हो, रोमांच भरपूर है। उसी बल पर उन्होंने पहली की खासी मांसल छवि गढ़ ली होगी। मुझे यकीन है माँ थोड़ी मशक्क़त करती तो पहली की सरापा कैफियत दूसरी से उगलवा लेती और उसके जरिए दूसरी को भी बखूबी समझ लेती, पर वे कन्नी काट गईं।
मेहनत से मुंह फेरा या रोमांच से घबरा गईं, कहना मुश्किल है। वे खुद कई बार मुझसे कह चुकी थीं कि दूसरी का साथ जितना मोहित करता था उतना डराता भी था। इधर रसोई घर में अंगीठी पर खाना चढ़ाया जा रहा होता, उधर दूसरी चौपट फैलाकर बैठ जाती कि आओ बीबी, दो एक बाजी हो जाए। माँ कहती रसोई, तो जवाब मिलता जेठानी जी हैं ना। माँ डावाडोल होती कि आवाज़ आ जाती, बहू रानी सुन तो। दरअसल दूसरी के पास उनके देर तक बने रहने पर ताई को कोई ना कोई काम सूझ जाता और वे बड़ी प्यार पगी पुकार दे उठती, बहू रानी। माँ रोमांच छोड़ वाजिब की तरफ भाग लेती, जाते हुए कहना न भूलती, काम निपटा कर अभी आई। पर जब लौटती तो दूसरी को कुछ और सूझ चुका होता। कभी वे कहती, चलो तुम्हें तबला बजाना सिखला दूं, तुम बजाना मैं गाऊंगी, हारमोनियम अकेला क्या क्या करेगा, सुर देगा ताल नहीं ना, या कहो तो गज़ल गाना सिखला दूं। माँ की बोलती बंद हो जाती। ताई जी बुला रही हैं कह खुद पुकार का आवाहन करती भाग लेती। जो थोड़ा बहुत आपस में कहा सुना गया था साड़ी पर फूल पत्ती छापते हुआ था। अपनी कहानी दूसरी ने तफसील से सुनाई जरूर थी, पर तमाम एक बार में नहीं, रफ्ता रफ्ता तोड़ तोड़ कर कई बैठकों में। पहले दिन शुरुआत यूँ हुई थी कि शहर से साड़ी के लिए बढ़िया टाइगर वॉयल आई थी। बेहतरीन रंग थे। बसंत पंचमी पास थी, सो एक पीली साड़ी सामने फैलाकर दूसरी ने कहा था, सुना है तुम फूल पत्ती आंकने में खूब माहिर हो, पेंसिल से जरा खींच दो तो जरा इस साड़ी पर, धागे तो मैं भी पूर लूँगी या अपनी बिट्टो रानी से करवा लूँगी। इसका हाथ बहुत साफ है, पर चित्रकारी करना हर किसी के बस का नहीं। मैं तो कहूँ हूँ गाने बजाने से कम हुनर नहीं है इसमें, पर तुम कौन तस्वीर खींचोगी? फूल पत्ती को ही तो कह रही हूँ ना, इतना तो कर लोगी। माँ ने सावधानी और करीने से बढ़िया वायल पर फूल पत्तियाँ उकेर दी थी, पर दूसरी या बहन की जाई बिट्टो रानी ने उसमें धागे भरे या नहीं पता नहीं चला। अपनी आंखों से देखा नहीं। उन्हें चौपड़ और हारमोनियम से फुर्सत मिलती तब ना। गांव में माँ का बसेरा ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं। जानती तो हमेशा से थी कि पिताजी की नौकरी लगेगी तो शहर में, पर 4-1 महीनों के भीतर हो जाएगी वो नहीं सोचा था। गांव छोड़ने का वक्त करीब आया तो दूसरी से अंतरंग होकर पहली के बारे में सविस्तार जान लेने की इच्छा और तेज हो गई। तभी ऐसी अनहोनी घटी कि जी में रह गई। हुआ ये कि माँ को पता चला कि वे गर्भवती हैं। ताई के साथ लजीली नखरीली खुशी मना पाती उससे पहले एक खबर और हाथ लग गई, ये कि दूसरी भी गर्भवती हैं। माँ की खुशी मनाना भूल पूरा परिवार शर्मसार हो उठा। सबसे ज़्यादा मेरे दादा, दूसरी के रसिया बाबूजी। बेटे बहू के नक्शे कदम पर उस उम्र में वो ऊंची आवाज में गाई जा रही गजल तो थी नहीं कि सारी तोहमत रंडियों के मोहल्ले पर थोप कर पल्ला झाड़ अलग हो जाते। माँ पिताजी के शहर रुखसत होने तक बेचारे तमाम रौब-दाब भूल मुंह छिपाए फिरा किए। दूसरी अलबत्ता खुशी का बाकायदा इजहार करती रहीं, खुलेआम, जैसे माँ नहीं वे पहली बार गर्भवती हुई हों। माँ ने तो पति और ससुर की शर्म यूं गांठ बांधी कि दूसरी से सीधे मुंह बात करना ही छोड़ दिया। गनीमत यह हुई कि पिताजी जब शहर रवाना हुए तो माँ को साथ जाने से किसी ने मना नहीं किया। दूसरी का जापा सिर पर यूं शर्म ताने खड़ा था कि ताया सास ने खुद निकास ढूंढ निकाला। कहा बहू ठहरी बेहद नाजुक जान, उसका जापा शहरी अस्पताल में डॉक्टरी मदद से होना चाहिए, गांव की दासी के भरोसे नहीं। एक बार भुगत चुके ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। किसी ने मुंह खोलकर ये नहीं पूछा कि दूसरी की जापे का क्या। ताई ने बिना पूछे कह दिया, उसकी कौन पहली जचकी है, 2 ठीक ठाक निपट चुकी। जहां तक खुद दूसरी का सवाल था, उन्हें माँ या किसी और में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपनी तीसरी जचकी को ले यूं खुश दिल थी कि खतरे का अंदेशा पास फटकने से डरा पड़ा था। यूं अलग अलग मुकामों पर 9 महीने पूरे हुए और 2 बच्चियां पैदा हुईं। एक मैं, दूसरी मेरी बुआ। मैं सही सलामत आज तक जी रही हूँ, पर बुआ चंद घंटों की मेहमानी कर भगवान को प्यारी हुई। भगवान के प्यार के लिए सबने उसी की मर्जी को जिम्मेदार ठहराया और राहत की सांस ली। बस दूसरी सदमे से यूं काट हुई कि फिर कभी नहीं उभरी। चुप्पी में पनाह ली और बाहर आई तो सिर्फ ये कहने, एक पहली थी
बच्चा जन्मा तो सलामत रहा, खुद चल बसी। एक करमजली मैं हूं, बच्ची को लील खुद जिंदा बैठी हूं। मैंने दूसरी के बारे में माँ के मुंह से चाहे जो सुना हो, अपनी आंखों से उन्हें ठीक बुढ़िया ही देखा। उनकी बनिस्बत दादा कम बूढ़े मालूम हुए। गज़ल तो बहुत दूर की कौड़ी थी, मुझे नहीं याद मैंने उन्हें कभी भजन भी गुनगुनाते सुना हो। गाना बजाना तो दूर, कभी उन्हें हंसते बतियाते भी न देखा तो बस खरबूजे के सूखे बीज छील मगज निकालते, या हद से हद कभी कभार भुने आटे या बेसन के लड्डू बोझते। 4-5 बरस की रही होंगी मैं, जबकि शुरुआती यादें मन पर दस्तक देती हैं। याद आता है कि वो दूसरी दादी हमारे साथ नहीं रहती थीं। साल 2 साल में आती जरूर थीं, 2-1 महीनों के लिए, और मैं भी गांव उनके पास जाया करती थी, कभी छोटी बहनों और माँ के साथ, कभी अकेले, ज़्यादातर गर्मियों की छुट्टियों में। और हाँ, दूसरी को हम दादी नहीं भाभी जी कहा करते थे। दादी तो हम पिताजी की ताई को कहते थे। माँ पिताजी भी उन्हें ताई और दूसरी को भाभी कहते थे। उन्होंने भी तो माँ को दादी की तरह कभी बहू रानी या बहू नहीं कहा था। शहर हो या गांव, भाभी जी की छवि वही रहती। चुपचाप मगज निकालती या हद से हद लड्डू बोझती। फिर गुड़िया कब बनाती होंगी? हाँ, गुड़िया मुझे खूब याद है। याद क्या, कल तक भी वो मेरे उनके रिश्ते की कड़ी रही थी। जब भी वे हमारे घर आती या मैं गांव जाती तो मुझे 1 या 2 गुड़िया जरूर देती। माँ कहती भाभी ने अपने हाथों से बनाई हैं, चीथड़ों कतरनों से। हम तीनों भाई बहनों में गुड़िया की हकदार सिर्फ मैं होती थी। शुरू में बहनें चिढ़ती, पर धीरे धीरे मेरे साथ साथ वे भी उस एक जैसी दिखने वाली गुड़ियों से ऊब चली थीं। उम्र के साथ मेरी ऊब में शर्मिंदगी भी आ मिली थी। उन्हीं दिनों जरूर किसी दिन भाभी जी के गांव लौट जाने पर उनकी 2 शोभाहीन गुड़ियों और उनके अपने उदासीन उबाऊ वजूद पर मैंने खींच जाहिर की होगी। तभी माँ ने दूसरी की कहानी सुनानी शुरू की होगी। अलग अलग पड़ावों से होकर वो दूर तक चली थी। उसी दौरान वो दिन भी आया था जब माँ ने गहरे पछतावे के साथ कहा था, ऐसी काठ ये उसके मरे पीछे हुई, और किसी को तो तनिक फर्क पड़ा नहीं था। इनके दुख में दिलासा देने की भी किसी ने ना सोची, मैंने भी नहीं। दिलासा छोड़ इनके दुख को समझने की कोशिश भी नहीं की। सच कहूँ, औरों की तरह मैंने भी उसके मरने पर राहत महसूस की थी। ससुर जी रिटायर होने को थे, तेरे साथ उसका सारा काम भी हमें निपटाना पड़ता। तेरे पिताजी ने किस फर्ज से कब कन्नी काटी, दोनों छोटे भाइयों की पढ़ाई में भी, फिर ये बेटी के साथ की छोटी बहन। करना पड़ता तो करते ही, पर ना करना पड़े वही भला नहीं। मैंने सुन भर लिया था, पर धीरे धीरे माँ की कहानियों के चलते दूसरी में मेरी दिलचस्पी जगने लगी थी। उम्र जब 14-15 पर पहुंची तो वह संधि के सुरूर में मैं दादी से पूछ बैठी, माँ कहती हैं भाभी जी पहले गज़लें गाया करती थीं, अब क्यों नहीं गाती? उस बार माँ भी साथ थी। दादी ने उनकी तरफ देखकर चुहल की थी, लाला कहा करे थे ना, सीख जाएगी बड़े घर की तमीज तहजीब, सो सीख गई। फिर चुहल भूल पसीजे स्वर में जोड़ा था, गाना बजाना कब का छूट गया रानी, तू हुई समझ उसी के बाद से। उससे ज़्यादा कुछ कहने को वे तैयार नहीं थी। माँ की कहानियाँ भी चुक ली थीं। अब जिंदगी के मंच पर मैं पाँव रख रही थी। वे प्रस्थान कर चुकी थीं। उन्हीं दिनों मैं अपने भीतर एक नई प्रतिभा की पहचान कर रही थी। यूं तो बचपन से ही मैं चित्रकारी करती रही थी। सब स्कूलों की तरह हमारे स्कूल में भी कला की कक्षा लगती थी। अध्यापिका हमेशा मेरे चित्रांकन की तारीफ करती थी। अंक भी मुझे ऊंचे मिलते थे। 15-16 की उम्र तक आते आते मैंने पाया कि मेरा शौक छवि अंकन की तरफ बढ़ रहा था। स्कूल के बाद शाम को चित्रांकन सीखने के लिए मैंने एक नामी चित्रकार के पास जाना शुरू कर दिया था। शौक के उस मंजर में गर्मियों में मैं गांव गई। तब भाभी जी ने जो गुड़िया मुझे पकड़ाई उसमें मुझे उन्हीं की सूरत नजर आने लगी, और यूं उनकी सूरत में नई नई शौकीनी पाए मेरे चित्रकार मन की दिलचस्पी पैदा हो चली। अगले दिन जब अनमयस्कता की मूर्ति बनी वे खरबूजे के बीज छील रही थीं, मुझे चाव आया उनका छवि चित्र बना डाला जाए। मैं कागज़ पेंसिल लेकर उनके सामने जा बैठी और उन्हीं की तरह मौन साधे छवि आंकने लगी। कुछ वक्त बीतने पर मैंने देखा मगज निकालते उनके हाथ शिथिल पड़ते पड़ते थम गए हैं। उचटे उकताए बदन में चौकन्नापन आ गया है। गर्दन और कमर ऊपर खिंचकर सीधी हो गई है। चेहरा हल्के स्मित से रंगा,
आकर्षण कोण पर टिका है, जैसे किसी पेशेवर मॉडल या शोक कमसिन हो। मैंने अपने अचरज को जाहिर नहीं होने दिया। दम साधे रेखाएं खींचती रही, छवि खंडित ना हो जाए। कुछ देर यूं ही चित्र बनता रहा। फिर उन्होंने धीमे से कहा, इस लायक सुंदर तो मैं ना हूं, पहले थी। चुप्पी का टूटना मुझे भला लगा। बात चलाए रखने की खातिर पूछा, आपको कैसे पता? उनका जवाब चौंकाने वाला था। तस्वीर देखकर। उन्होंने कहा, कौन सी तस्वीर? मैंने गांव के उस घर में किसी औरत की तस्वीर कभी देखी न थी। शहर के घर में भी पहली दूसरी दादी तो दरकिनार, पूज्य नानी जी की भी कोई तस्वीर न थी। मुझे याद है एकदम शुरू में मैंने माँ से पूछा था, पहली की कोई तस्वीर नहीं थी क्या, जो वे उनकी शक्ल सूरत जानने को दूसरी का मुंह ताकती रहीं? माँ ने हंसकर कहा था, उस जमाने में फोटो खींचने का चलन नहीं था, कोई रेखा चित्र बना देता तो हो जाती। उसी को सोचकर उन्होंने ताई जी से एक मर्तबा पूछा जरूर था। उनका जवाब था, तस्वीरें रानियों महारानियों के बनाई जाती हैं या रंडियों तवायफों की। बाद में बरसों बाद मुझे छवि अंकन करते देख माँ ने एक राज की बात बतलाई थी। मेरे नाना भी छवि अंकन किया करते थे। नानी का एक चित्र भी उन्होंने बनाया था और जमाने के चलन के अनुरूप उसे अलमारी में बंद करके रखा हुआ था। माँ ने एक बार चोरी से देखा था। नानी की छोड़ो, नाना ने तो दोबारा शादी तक नहीं की थी। उनके बारे में माँ ने जाने क्या क्या किंवदंतियाँ गढ़ रखी थीं, पर भाभी जी नानी की नहीं, पहली दादी की कह रही थीं। कौन सी अलमारी में बंद है उनकी तस्वीर? चित्र पूरा हो गया तो मैं भाभी जी के एकदम करीब गई। फुसफुसा कर पूछा, उनकी तस्वीर है आपके पास? उन्होंने मेरे हाथ से चित्र झपट लिया, आंखें भरकर देखा और बोली, ये मैं हूं? उनके चेहरे पर लवलीन विस्मित बिखर गई। उस वक्त बुढ़ापे के बावजूद वे मुझे काफी सुंदर लगीं। तो माँ ने गलत नहीं कहा था, कभी वे काफी आकर्षक रही होंगी। मैंने मन ही मन अपनी पीठ ठोंकी। वाह, क्या छवि उकेरी कि मॉडल की छुपी लुनाई बाहर आ गई। लाइए। मैंने चित्र वापस लेने हाथ आगे किया तो उन्होंने झट उसे धोती के पल्लू में लुका लिया। चेहरे पर त्रस्त भाव उभर आया। बोली, ना, बाबूजी देखेंगे तो टुकड़े कर देंगे। मैं समझ नहीं पाई, किसके, उनके या चित्र के? किसी से कहना मत, उन्होंने कहा। पर ले गिरी खा। मुट्ठी भर मगज उन्होंने मेरे हाथ में ठूंस दिए। जब तक मैं उन्हें संभालती वे चित्र ले सिरे से गायब हो गई। उसके बाद वे दिखी तो उसी अंतर्लीन मुद्रा में, गिरी निकालती, लड्डू बोंचती, अनमयस्क, निर्लिप्त। मैंने दो एक बार कोशिश की कि सामने बैठकर एकाध चित्र और आंक लूं, पर मुझे तैयार देख वे झट उठ जाती और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती। उन्होंने इस तरह खुद को मुझसे क्यों काट लिया, मैं समझ नहीं पाई। मैंने कहा भी, मुझे चित्र वापस नहीं चाहिए, आप रखिए, पर बीच ही में दबी आवाज में चुप कहकर वे उठ गईं। लगा इस बार जाते हुए गुड़िया नहीं मिलेगी। जान छूटी। पिछले कई सालों से मैं उनकी दी गुड़िया बिट्टो बुआ के बच्चों में बांट जाती थी। मेरे गए पीछे उन्हें पता चल ही जाता होगा, पर मुझसे कभी किसी ने उसका जिक्र नहीं किया था। जाने का वक्त आया तो बदस्तूर भाभी जी ने गुड़िया मुझे पकड़ा दी। मैंने सरसरी निगाह उस पर डाली और भौचक रह गई। पहले उनके किसी गुड़िया में ऐसी उम्दा कारीगरी देखी नहीं थी। धागों से कढ़े नैन नक्श, तीखे दिलकश बदन की गढ़न, कटावदार नाजुक पहरावा, नफीस और सलीकेदार। अरे, ये तो पूरी पेंटिंग है, पेंटिंग। आप चित्रकारी जानती हैं क्या? मेरे मुंह से निकला। पर माँ तो कहती थी। मेरा क्या, तू तो जानती है, वारिस है हमारी, उन्होंने बुदबुदा करके कहा। गुड़िया में मग्न मैंने कुछ सुना कुछ नहीं। इसे साथ ले जाऊंगी, ये गुड़िया नहीं कलाकृति है, मैंने तय किया। हमारी चित्रकला की कक्षा में कलाकृति शब्द का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था। चलने की तैयारी में भागते दौड़ते गुड़िया दादी को दिखलाई तो वे चौंक गईं। ये तो कह के वो हकला रही थी कि मैं चहक उठी। कमाल की है ना, जैसे किसी को सामने बिठलाकर छवि उतारी गई हो। वही वे फिर हकलाईं कि मैं भाग ली। कलाकृति के लिए सामान में जगह बनानी थी ना। दादी की बुढ़ाती हकलाहट सुनती रहती तो गाड़ी छूट ना जाती। अगले साल गर्मी की छुट्टियों में मैं गांव नहीं गई। अगले मार्च में
हायर सेकेंडरी के बोर्ड के इम्तहान होने थे, इसलिए गर्मियों में स्कूल में विशेष कक्षाएं लगनी थीं। फिर मेरे चित्रकार गुरु ने भी उन्हीं दिनों मुझे खास तौर पर कुछ गुर सिखलाने का आश्वासन दिया था। उसके लिए हर हाल में वक्त निकालना था। यूं वक्त था कहाँ। 16 बरस की उम्र सिर पर, दुनिया भर का सोच विचार, सखी सहेलियां, राज रियाज, कौन जाता शहर छोड़कर। स्कूल का आखिरी साल था, बहुत कुछ छूटना था कॉलेज जाने पर। तब तक तो संग साथ बना रहे। इम्तिहान खत्म हुए तो मौज मस्ती सूझी। शहरों में चाचा ताऊ के जितने बच्चे थे सबने एक साथ गांव जाने का कार्यक्रम बनाया। मैं एक तरह से मुखिया चुनी गई। गांव के घर के बारे में मेरी जानकारी सबसे ज़्यादा थी। मैंने ही उन्हें जतला रखा था। मेरी प्रधानी शुरू होती उससे पहले गांव से तार आ पहुंचा कि भाभी जी का स्वर्गवास हो गया। अरसे से मियादी बुखार आ रहा था। कई बार मुझे याद किया था। मेरे बोर्ड के इम्तिहान चल रहे थे, इसलिए खबर मुझसे छिपा कर रखी गई थी। अब सबको गांव जाना ही था। गए। उनका संस्कार हो लिया तो बिट्टो बुआ मुझे हाथ से पकड़कर अपने कमरे में ले गईं। दरवाज़ा ढुकाया ही नहीं, बाकायदा कुंडी चढ़ाकर बंद किया। लकड़ी की अलमारी खोली, उसमें ठुसे तरह तरह के सामान के बीच से एक टिन का बक्सा निकाला। पुराने कपड़ों के अंबार में छिपा पड़ा था। बाहर आया तो पिचका बदरंग, जंग खाया ताला भी दिखा, पर जिस कुंडी में लटक रहा था वो खुद उखड़ी पड़ी थी। फिर भी बड़े जतन से संभाल कर उन्होंने उसे मुझे पकड़ाया। हाथ लगाते ही ताले समेत ढक्कन खुल गया। भीतर मेरा बनाया भाभी जी का चित्र था। इसमें इतनी लुका छिपी की क्या बात है, पर हंसी मजाक का मौका न था। जब बनाया था नज़र पर देख भी न पाई थी। अब लगा बुरा नहीं बना था, जड़वा कर बैठक में लगाया जा सकता है, अपने शहर के घर में। मैंने ठीक से परखने को चित्र उठा लिया। नीचे एक और छवि चित्र था, भाभी जी का हरगिज नहीं। चेहरा फिर भी पहचाना सा था। मन में गुड़िया कौंध गई जो पिछली बार मिली थी। तस्वीर में बराबर उसकी सूरत झलक मार रही थी। अपना नीचे रखकर उसे उठा लिया, बहुत एहतियात के साथ। फिर चित्र, वही सूरत, उठाया तो फिर वही। कमरा माया जाल में बदल गया। ये क्या जादू है। एक एक करके सभी चित्र मेरे आसपास लेट गए। मेरे वाले को छोड़ 8 थे, मेरे वाले से कहीं बेहतर। कला की निपुणता में, चेहरे के लावण्य में। जितनी समझ मुझे थी उसके हिसाब से चित्र बहुत बढ़िया नफीस थे। तो भाभी जी छिपकर चित्रकारी करती थी। यकीन नहीं हुआ। माँ ने कहा था फूल पत्ती भी उससे बनवाई थी साड़ी पर। अकबकाए हाल बुआ से पूछा, भाभी जी ने बनाए थे? ना, उन्होंने कहा, पहली ने। सूरत किसकी है? उनकी अपनी। तभी भाभी जी पहचानती थी उनकी सूरत, पर भाभी जी के पास चित्र आए कैसे? पहली चल बसी तभी ना आई दूसरी। दादी जी ने दिए, पर भाभी जी तो कह रही थी। पर बुआ अब भी बोल रही थी, तेरे लिए हैं। मुझ पे संगवा गई बेचारी। तुझसे तो आया भी ना गया आखिरी दिनों में। कितना याद किया, अपनी जाई रही नहीं, तुझी पे कुर्बान होती रही, पर तूने कब परवाह की। बिट्टो बुआ को इतना बोलते पहले कभी नहीं सुना था। सुनती तो क्या ध्यान देती। मेरे लिए वे भाभी जी की परछाई भर थीं, वो भी माँ के बतलाए इतिहास में। एक गाती दूसरी बजाती, वरना चौपड़। एक का छूटा तो दूसरी का भी छूट लिया होगा। मैंने तो उन्हें जब कभी एक नज़र से देखा तो बच्चों से घिरे हुए, पर वे बोली चली जा रही थीं। बेटे पैदा किए तो समझो जैसे पहली के वैसे इनके। ब्याह करके आई तो किसी ने कुछ माना थोड़ा। जब पेट में वो आई तेरे साथ वाली तो समझ अपने को मान बैठी। ये भी क्या शौक जगमगाया था मन में बच्चे का, सब धरा रह गया। मेरे तो बाद में हुए, पर कभी जो हाथ लगाया हो, कभी जो लाड़ किया हो, बस एक तू थी जिस पर जान छिड़कती रही। ऐसे जान छिड़कते तो कभी देखा नहीं। देखने की तकलीफ कब की, बुआ ने भी कहा चिताया। मरे पीछे हमदर्द बनना क्या मुश्किल है, पर तस्वीरें, ये तस्वीरें उन्हें किसने दी? दादाजी ने। खूब सहेज कर रखी, जड़वा कर कहीं टांगी क्यों नहीं? अच्छा नहीं माना जाता था क्या तब? पिताजी को मालूम है इनके बारे में? ताऊ जी को और दादी को? सवाल करने शुरू किए तो मैं धारा प्रवाह बोलती गई। हाँ, दादा जरूर सहेजते तेरे, बुआ तंज से बोली। पा जाते तो जला न डालते जैसे और जलाई। रंडियों के मोहल्ले की ये थीं, वे नहीं। उनकी आबरू पर आँच कैसे आने देते? तस्वीरें जला दी क्यों?
आईने में देख देख जो अपनी छवि आप उकेरे, रंडी से कम क्या हुई? बुआ ने बंद दरवाजे पर नजर डाल लेने पर भी फुसफुसा कर कहा और तुरंत जोड़ा, मुझे मती घूर, तेरे दादा का कहा है मैंने। फिर ये कैसे बची? और भाभी जी के पास? पहली के मरे पीछे बच्चों समेत उनका सारा सामान तेरे दादा ने तेरी ताया दादी के जिम्मे डाल दिया कि ले संभाल, चाहे खुद बरत चाहे आने वाली बहुओं के लिए सहेज। पहली बहू आई उनकी अपनी, मौसी ने कुछ गहना गुड़िया उसे दिया, कुछ आगे के लिए रखा। हाँ, उतरन शुतरन सब उसी के माथे मड़ी, उसी में से ये भी थी। बक्सा खोल कर नहीं देखा? लो और सुनो, तस्वीरें बक्से में थोड़ी थीं, पुरानी गुदड़ी के अस्तर के बीच से मिली, धो धा कर दोबारा बनाने को उधेड़ी तो दिखी। मेरे सिवा कोई नहीं जानता, दूसरी ने कसम दी थी मुझे, अब मैं तुझे दे रही हूं, किसी से कहियो मत। अभी आपने सुनी साहित्यिक जगत में अग्रणी श्रेणी में शामिल लेखिका मृदुला गर्ग की लिखी हुई कहानी वो दूसरी।